आज देश हित के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद करने के लिए उपस्थित हैं। आप सबकी जानकारी में है कि जब इस देश में नोटबंदी नामक दुर्घटना हुई थी, तब दिसंबर के पहले सप्ताह में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक खुलासा किया था, एक एक्सपोजे किया था। और वो एक्सपोजे ये था कि केंद्र की राष्ट्रवादी सरकार डेलारू नाम की एक कंपनी को देश के अंदर नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। और ये डेलारू कंपनी वही कंपनी है जिसे सीबीआई जांच के बाद सन 2010 और 11 में भारत ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इन आरोपों के बिना पर के इस कंपनी को देश को कमज़ोर करने वाली ताकतों का साथ देते हुए पाया गया है। पाकिस्तान के अंदर आईएसआई की जो नोट छापने की फैक्ट्री है, उनको डेलारू ने उसी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस की करेंसीज दी जाली नोट छापने के लिए, जिस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन की करेंसी उन्होंने इंडिया को सप्लाई करी। इतना ही नहीं, इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस के मामलों की जांच यूके स्थित सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने भी किया है इस कंपनी के खिलाफ, और जांच में इस कंपनी को दोषी पाया। तो एक ऐसी कंपनी जो देश के दुश्मनों के साथ खड़ी रही, जिसे भारत ने ब्लैकलिस्ट किया इन आरोपों की वजह से सीबीआई द्वारा जांच किए जाने के पश्चात, ऐसी देशद्रोही कंपनी को व्हाइटलिस्ट करके देश के अंदर करेंसी छापने का ठेका देने के पीछे भाजपा सरकार की कौन सी मजबूरी है, ये सवाल हमने दिसंबर 2016 में खड़ा किया था। आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये तमाम फैक्ट्स हमने देश के सामने रखे थे। तब रिलीज की गई आम आदमी पार्टी की प्रेस रिलीज है, और उस वक्त हमने बताया था कि जो BRBNMPL है, आरबीआई द्वारा फुली ओन की जाने वाली सब्सिडियरी, इस सब्सिडियरी की अपनी वेबसाइट पर इस कंपनी का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि डेलारू उनके यहाँ करेंसी छाप रही है। और उस दौरान अखबारों में भी यह खबर छपी है कि इस कंपनी को करेंसी प्रिंटिंग का ठेका भारत की सरकार दे रही है। इसकी भी खबरें छपी। और ये ठेका तब भी उनको दिया गया जब इस कंपनी का नाम पनामा लीक्स में आया। ये भी खबरें छपी हैं अप्रैल 2016 के अंदर। तो देशद्रोहियों का, देश के दुश्मनों का, आईएसआई का साथ देने वाली डेलारू कंपनी, जिसका पनामा लीक्स में किकबैक्स देने के लिए नाम आया, ऐसी कंपनी को राष्ट्रवादी का सर्टिफिकेट देके भाजपा की सरकार ने व्हाइटलिस्ट करके देश में करेंसी छापने का काम जब दिया, तो हमने ये सवाल खड़ा किया था कि ये मसला सिर्फ किकबैक्स तक सीमित नहीं है, एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस का नहीं है, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माननीय जेटली साहब ने
हमारे आरोपों को खारिज करते हुए 8 दिसंबर 2016 को एक ट्वीट किया था, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। Another false campaign on the social media by the Aam Aadmi Party. Ministry of Finance has no dealings with the British company named in this campaign. ये माननीय अरुण जेटली साहब का ट्वीट है, जिसमें अगर मैं ठीक ठीक पढ़ पा रहा हूं तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनडायरेक्टली रिफर करते हुए जेटली साहब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तथाकथित फॉल्स कैंपेन में जिस डेलारू कंपनी का नाम लिया जा रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। बात यहीं रुकी नहीं। ठीक उसी समय जेटली साहब के इस ट्वीट के एक दिन बाद इस कंपनी ने भी क्लैरिफिकेशन इशू कर दिया, और जिसके बाद बहुत सारे मीडिया हाउसेस के पत्रकारों से जब मेरी बात हुई तो डेलारू पे वो कोई भी स्टोरी कैरी करने से मना करने लगे कि नहीं भाई साहब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। जेटली साहब ने भी मना कर दिया, कंपनी भी क्लैरिफाई कर रही है। इस कंपनी तक ने क्लैरिफिकेशन दिया है, 9 तारीख की खबर छपी है कि हमारा किसी भी प्रकार से इंडिया के अंदर करेंसी प्रिंटिंग के मामले में सरकार से कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट, बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये जो खबर छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 दिन पहले कि होशंगाबाद स्थित भारत सरकार का जो मुद्रण ऑफिस है, जो कंपनी फैक्ट्री है वहां पे नोट छापने की, इसने डेलारू नाम की कंपनी के खिलाफ 11 करोड़ रुपए का सब स्टैंडर्ड करेंसी पेपर सप्लाई करने के लिए सूट फाइल किया हुआ है। यह कैसे हुआ फिर? जब जेटली साहब कह रहे हैं डेलारू का कोई लेना देना नहीं है, डेलारू कह रही है करेंसी प्रिंटिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो होशंगाबाद में 100, 500, 1000 रुपए के नोट छापने के मामले में डेलारू के खिलाफ केस कैसे हो जाता है? धन्यवाद करूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया का कि इन्होंने हमारे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए खबर छापी है जिसमें हमने इस कंपनी के ऊपर आरोप लगाए थे। इस खबर के आने के बाद कई सारी चीजें साफ हो जाती हैं, कई सारी चीजें। पहला, नोटबंदी नाम की दुर्घटना जिसका सीना ठोक के इस्तेमाल किया अपनी 3 साल की उपलब्धियों को गिनवाने में भाजपा सरकार ने, उस ढकोसले के पीछे, उस दुर्घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाया गया देशद्रोही कदम, जिसने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में रखा और देश की जनता को अंधेरे में रखा, यह सच अब देश के सामने आ चुका है। और इस आधार पर माननीय अरुण जेटली जी को देश की जनता से पहले तो हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इस आरोपों पे देश की जनता के सामने सच नहीं रखा, झूठ बोला, देश की जनता के साथ विश्वासघात किया। इस विश्वासघात के लिए भारत की सरकार को और माननीय जेटली महोदय को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा कि माननीय जेटली साहब कम से कम अब तो बता दें कि नोटबंदी के नाम पर इस देश की जनता से और क्या क्या छिपाया गया है और कितने बड़े बड़े और खतरनाक झूठ बोले गए हैं। अब बता दीजिए आप। अब जबकि आप नोटबंदी के नाम पर सब बेच के खा चुके हैं, देश को सच्चाई जानने का हक है। और तीसरा सवाल हमारा, जो हमने दिसंबर 2016 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था
कि इस प्रकार की देशद्रोही कंपनी, ऐसी कंपनी जिसने देश के दुश्मनों का साथ दिया, देश के जवानों का सर कलम करने वालों का साथ दिया, ऐसी कंपनी जो आतंकवादियों को प्रिंटिंग पेपर सप्लाई करती रही, ऐसी देशद्रोही कंपनी को ब्लैक लिस्ट से व्हाइट लिस्ट करके देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को खतरे में डालकर आपने इस कंपनी को वो कौन सी मजबूरियां थी कि नोट छापने का ठेका दोबारा दे दिया। ये 3 अनुग्रह, निवेदन, रिक्वेस्ट, गुजारिशें हैं आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और माननीय जेटली महोदय से कि इस खुलासे के बाद, अब जबकि सच दुनिया के सामने आ गया है कि डेलारू कंपनी को आपकी सरकार ने एंगेज किया था नोटों की छपाई के लिए, डेलारू देशद्रोही कंपनी है, और आपने अपने ट्वीट में 8 दिसंबर 2016 को देश की जनता के सामने झूठ बोला। मुझे लगता है कि इन 3 सवालों के जवाब माननीय जेटली साहब को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देने चाहिए। इस विषय पर यदि आप लोगों के प्रश्न हैं तो मंच खुला है। जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं आप खुद कह रहे हैं कि 100, 500 और 1000 के नोटों की बात हो रही है, जो होशंगाबाद का मामला है, लेकिन जो नोटबंदी के बाद जिन नोटों की बात हो रही थी वो थे 500 के नए नोट और 2000 के नए नोट। ये कंपनी 100, 500, 1000 के नोटों के लिए प्रिंटिंग का जो पेपर, ये सप्लाई बहुत लंबे समय से करती आ रही है। उस दौरान, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये BRNBPL जो कंपनी का नाम लिया मैंने, उसी के वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है, जिसको मैंने अभी आपको फ्लैश किया था, कि 500 और 2000 के नोट नासिक वाले प्रेस में छाप रहे हैं। ये होशंगाबाद में केस हुआ है, जो 2000 और 500 के नोट छपने का जिक्र हुआ है अखबारों में, रिपोर्टों में, वो खबरें हमने सब कुछ प्रेस रिलीज में दी हुई हैं। ये पहले से सप्लाई भी कर रही थी, उसके लिए भी सप्लाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये 2014 के बाद, केंद्र की सरकार बनने के बाद ये कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और ये लगातार भारत की सरकार के लिए काम कर रही है। और कोई प्रश्न इसमें? मेरा एक निवेदन भी होगा कि अब जबकि, बहुत विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से कि इस खुलासे के बाद कुछ सवाल चुभते हुए जेटली साहब की और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की झोली में गिर रहे हैं। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि जब तक इसका जवाब मिले ना, आप लोग सवाल पूछते रहिएगा, क्योंकि मसला देश की सुरक्षा का है, देश की आन बान शान का है, देश के सम्मान का है। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, इस कंपनी को 2010-11 में देशद्रोही गतिविधियों की वजह से ब्लैकलिस्ट किया गया। आरोप क्या था? ISI को भी उसी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस की करेंसी सप्लाई करती है, नोट छापने की जाली, जो स्पेसिफिकेशन की पेपर को ये इंडिया को सप्लाई करते हैं। नोटबंदी लाए थे आप, और आप इन्हीं जाली नोटों को बंद करने का दावा करते हुए नोटबंदी नाम की दुर्घटना को, योजना को आपने लागू किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि पनामा लीक्स में इसका नाम आया, ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, आप फिर भी ऐसी देशद्रोही कंपनी को नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट देश में दे देते हैं। एक, जब हमने आरोप लगाया, इसको काउंटर किया माननीय जेटली साहब ने कि ये फॉल्स कैंपेन है, इस कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये भी गलत साबित हुआ, देश से झूठ बोला, तो देश की जनता से माफी मांगे, और क्या क्या और छुपाया है वो भी देश के सामने रखें, वो भी स्पष्ट करें देश के सामने। और तीसरा, कि कौन सी मजबूरियां थी कि आपको ऐसा देशद्रोही कदम उठाना पड़ा, ये भी बताएं आप। सब स्टैंडर्ड पेपर सप्लाई करना गलत, खराब, और इस कंपनी ने खुद स्वीकार किया है इंस्पेक्शन में कि हाँ, ये गलत क्वालिटी के पेपर सप्लाई हुए हैं। वो ये जानकारी नहीं है। ये 2010-11 में जांच हुई थी, उस समय ये पाया गया था, उसी बेसिस पे उस समय मीना जी थे, MOS फाइनेंस, इन्होंने सदन के अंदर इस बात को स्पष्ट किया था, रखा था कि हाँ, इस कंपनी को हमने ब्लैकलिस्ट किया है, और पेनलाइज भी किया गया था। 30 या 33 मिलियन डॉलर पेनल्टी भी लगाई गई थी। इस कंपनी के बंद होने की नौबत आ गई थी, या शायद बंद भी हो गई हो।
नहीं है। अच्छा है। थैंक यू। क्लेम करते हो तो थोड़ा फिगर्स पे दिया कीजिए ना, पिछले 5 सालों में करेंगे, काफ़ी फिगर्स अभी सारा डेटा तैयार किया जा रहा है, बहुत सारे आंकड़े क्रंच किए जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों की जो शिक्षा व्यवस्था है उनके भी आंकड़े निकाले जा रहे हैं, नंबर्स आर बीइंग क्रंच, वो जल्दी शेयर करेंगे, काफ़ी कुछ शेयर करेंगे। दिलीप जी, आपके निलंबित विधायक हैं कपिल मिश्रा, आज वो एलजी से मिलने जा रहे हैं। 3 जून को उन्होंने पूरी एक तरह से गार्जियन काउंसिल क्लब में सभा ही बुलाई हुई है जी। जहाँ पे सारे सबूत रखेंगे। ऐसा ही कुछ जब काम किया था योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने, तब आपने उनको पार्टी से निकाल दिया, इनको आपने अभी तक पार्टी में रखा हुआ है। नहीं, मज़े की बात यह है कि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो जनता के मुद्दों के लिए एलजी साहब से टाइम मांगते रहे, पुराने वालों से भी मांगते थे, यहाँ भी खड़े हैं। नए वालों से भी मांगते हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने भी जरूर मांगोगे। मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मैंने एमसीडी के चुनाव होने से पहले हमारे लगभग सभी विधायकों के एमसीडी फंड खर्च नहीं कर रही थी, हमारे विधायक फंड जो थे वो खर्च नहीं हो पा रहे थे। उसके लिए मैंने एलजी साहब को कई बार चिट्ठी लिखी, कई बार मेल की, कई बार उनके सेक्रेटरी से बात की, मगर उनसे समय नहीं मिला। तो बड़ी हैरानी की बात है कि कपिल मिश्रा जब भी एलजी साहब से समय मांगते हैं, सुबह मांगते हैं, शाम को मिल जाता है, दोपहर में मांगते हैं, थोड़ी देर बाद बुला लेते हैं। आपस की बात तो है, कोई बात नहीं। और काफ़ी आपने कब से मांगा? काफ़ी मैंने तो उनसे क्या कहते, दो जो अपना ये जो विधानसभा ये चुनाव हुए अपने एमसीडी के अप्रैल में हुए, मैंने उनसे जनवरी, फरवरी, मार्च पूरे वक्त मैंने उनसे टाइम मांगा, लिखित में मांगा, चिट्ठी लिख के मांगा, ईमेल पे मांगा, फ़ोन करके मांगा, मुझे उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। मैं अपना ही बता रहा हूँ। और ऐसे और गेस्ट टीचर्स हैं, 17,000 गेस्ट टीचर्स हैं, वो उनसे 2 महीने से मिलने का समय मांग रहे हैं, एलजी साहब ने मिलने का समय नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसी क्या मोहब्बत है कपिल मिश्रा और एलजी साहब के बीच में कि कपिल मिश्रा को सरकारी कागज़ भी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी फटाफट मुहैया कराए जा रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरे को लोग आके देके जा रहे हैं सरकारी कागज़, और वो एलजी साहब से समय मांगते हैं, एलजी साहब तुरंत उनको बुला के चाय पिलाते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये तो हैरानी की बात है हम लोगों के लिए। चलिए, कोई कार्रवाई उन पर होगी या नहीं, क्या जैसा चल रहा है चलता रहेगा? देखिए, पार्टी नेतृत्व ने यादव पे भी कार्रवाई हुई थी। पार्टी नेतृत्व ने जितनी कार्रवाई करना उचित समझा उतनी कार्रवाई तो हो चुकी है, बाकी अगर भविष्य में कोई निर्णय होगा तो आपको सूचित करेंगे। और कोई प्रश्न है? थैंक यू।